आने वाली पीढ़ी उन लोगों को भी याद करेगी जिन्होंने इसमें संघर्ष किया। गुर्जर समुदाय जो है वो शुरू से ही बरगलाया गया है और उसमें बीजेपी और कांग्रेस के दोनों पार्टियों के नेता हैं कि उनके दोनों हाथ में लड्डू थे। 48 करोड़ रुपया एक ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस के लिए मिल गया है, जो कि शिमला में उसका भवन अब तामीर किया है। शनिवार को पांवटा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हाटी संघर्ष समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। मैं अपनी तरफ से तथा हाटी समिति इकाई पांवटा साहिब की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की ये जो प्रेस वार्ता हो रही है, ये ऐसे खुशी के मौके पे हो रही है जब पिछले दिन 26 जुलाई को राज्यसभा से हमारे हाटी कबीले के लिए संस्तुति हो गई है, बिल पास हो गया है। जो बहुत देर से बिल अटका हुआ था, उसकी खुशी में मैं आज हाटी यूनिट पांवटा साहब की तरफ से हमारे जितने भी हाटी यूनिट है, चाहे वो राजगढ़ यूनिट है, चाहे वो हरिपुरधार यूनिट है, संगड़ा यूनिट है, रनहाट है, शिलाई, कमरऊ, कफोटा, सतौन और आंध भोज के सभी हाटी यूनिटों की तरफ से सभी हाटी बंधुओं का, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर आज हमें ये हक जो कि जायज हक था वो दिलाया है, मैं अपनी तरफ से और सभी हाटी बंधुओं की तरफ से सभी हाटी समुदाय का और विशेषकर आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज इस बहुत बड़े जो हमारा काम हुआ है, जो हमें बहुत देरी ना हक मिला है, उसमें हमारी 154 पंचायत के तकरीबन 2,25,000 लोगों को इसका मुफाद मिल रहा है। ये 2011 की सेंसस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं और तकरीबन आज मुझे ऐसा लगता है 3 लाख के करीब हमारे हाटी समुदाय इससे लाभान्वित होंगे। मित्रों, एक बहुत बड़ी दुविधा और लोगों में एक दुष्प्रचार फैलाया गया, खासकर हमारे पॉलिटिशियन द्वारा और कुछ गिने चुने शेड्यूल कास्ट के लोगों द्वारा कि हमारा अहित हो रहा है और शेड्यूल कास्ट को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो कि तथ्य से बहुत दूर की बात है। अगर वो हमारे साथ मिलके चलते तो मैं आपको बताऊं कि उनके दोनों हाथ में लड्डू थे। वो शेड्यूल ट्राइब का भी मुफाद ले सकते थे, शेड्यूल कास्ट का भी मुफाद ले सकते थे। इसी वजह से उन्होंने माननीय जो हमारे दिल्ली से शाह साहब आए थे, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने मंच से ये ऐलान किया था कि हम उनका जो सम्मान है उनका ध्यान रखेंगे, उनकी बात पर गौर करेंगे। इसी वजह से मैं आपको बताऊं कि शेड्यूल कास्ट का जो व्यक्ति है, इस हाटी के जो बिल पास हुआ है इससे बाहर हो गया है, उनको इसका मुफाद नहीं मिलेगा। साथ में ही आज बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका लोग फायदा भी उठा रहे हैं और कुछ एक हमारे वकील शिमला में बैठे हैं जिन्होंने एक रिट पिटीशन भी की हुई है कि हाटी होने की वजह से जनजाति के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट एक्ट है, जिसको वो अपनी बहुत बड़ी वो तलवार समझते हैं, उसकी हानि हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट एक्ट है, एट्रोसिटीज अगेंस्ट हरिजन, वो जनजाति के लोगों पर लागू नहीं होता। जब हमारा इलाका जनजाति में आ गया है
तो वो लागू नहीं रहेगा और ये इसका कोई भी असर हमारे लोगों के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। ये एक्ट जो है इसमें तब्दील हमारी सरकार नहीं कर सकती, हिमाचल सरकार। अगर वो चाहें तो दिल्ली सरकार से अपने हक की मांग कर सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे इलाके में, पूरे हाटी इलाके में जनजाति और जाति के लोग जो हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, वो बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं और कभी इस किस्म की कोई चीज देखने को नहीं मिली है कि हमारे बीच में द्वंद्व चला हो, किसी किस्म की कोई बात चली हो। एक और बात आपके माध्यम से हम सभी हाटी भाइयों को बधाई देना चाहते हैं इस बात के लिए कि हमारा ये आंदोलन 55 साल पुराना है और आज तक किसी भी जगह आपने कोई अहिंसा नहीं देखी होगी, हिंसा नहीं देखी होगी। ये पूरा जो हमारा आंदोलन चला है ये पूर्ण रूप से अहिंसक रहा। इसके लिए मैं सभी हाटी बंधुओं को आपकी तरफ से और अपनी तरफ से, अपने यूनिट की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ ही एक बात और, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, एक बार नहीं हम 10 बार कह चुके हैं, हमने एक ब्राउजर भी बनाया है, उसमें हमने पैम्पलेट के तौर पर सभी लोगों को दिया है। हमारे आने वाली पीढ़ी को इतना फायदा, इतना मुफाद होने वाला है कि कभी हमने सोचा भी नहीं था। मैं एक बात कह करके ख़त्म करूँगा। मेरे साथ 1969-70 में जब मैं देहरादून में पढ़ा करता था, जब बाबर जोन साहब के कुछ लड़के पढ़ते थे, वो मैक्सिमम गजेटेड नंबर 1 पोस्ट से रिटायर हुए और सबसे पीछे बैठते थे। किस वजह से? हाटी होने की वजह से, जिस शेड्यूल्ड ट्राइब में होने की वजह से उनको ये सारा मुफाद मिला है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पिछले दिनों उन लोगों ने देहरादून में एक बाबर जौसार के लोगों का एक महासम्मेलन किया था। उसमें तकरीबन 200 लोग, अधिकारी उनके ऐसे थे जो HAS IAS कैडर के थे। ये सब उनको जनजाति के मुफाद की वजह से हुआ है। मैं एक बार फिर अपने सभी पे भी बुलाया है और जहां भी हमने आपको बुलाया है, आप हमेशा जो ना हमारे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये प्रेस वार्ता एक धन्यवाद के तौर पे ये हो रही है। हमें जो हमारी 55 साल की ट्रांसगिर एरिया की जो डिमांड थी, वो पिछले 26 तारीख को वो हमारे राज्यसभा में बिल पास हुआ है। इसके लिए मैं अपने OBC समाज की तरफ से, अपने हाटी भाइयों की तरफ से केंद्र की सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा जी का, हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम का, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का, और हमारे सभी सांसद, वर्तमान व पूर्व में जो सांसद है, जिन्होंने भी हमारी समय समय पे डिमांड उठाई है। आज पूरा हाटी क्षेत्र उनका तहे दिल से धन्यवाद करता है। मैं अपनी ओर से दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं वर्तमान केंद्रीय कार्यकारिणी का और पूर्व में रही कार्यकारिणी और पूर्व में रहे बुद्धिजीवी, जिनकी वजह से ये मांग जिंदा रही और आज ये इस मुकाम पे पहुंची है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पोंटा और तिलोरधार ब्लॉक के
जो हमारे हाटी भाई है, जो हमारी नारी शक्ति है, जो दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ दिलो जान से, तन मन धन से हमारे साथ रहे हैं, इन दोनों ब्लॉक के प्रधान सदस्यगण व ग्राम हाटी समिति के हमारे प्रधान सदस्यगण, महिला मंडलों के प्रधान सदस्यगण, युवा मंडलों के प्रधान सदस्यगण, मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी का साथ दिया है। और आज उन सभी को मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि आज आपका जो संघर्ष है वो पूर्ण हुआ है। आज मुझे ओबीसी के बारे में कुछ जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कुछ लोगों द्वारा, कुछ तथाकथित लोगों द्वारा जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, मैं इसलिए कहता हूं ट्रांसगिरी ओबीसी सेल, ट्रांसगिरी कल्याण समिति 2009 में यहां रजिस्टर्ड हुई है, जिसका मैं महासचिव हूं और हमारे साथ हमारे कुछ प्रबुद्ध लोग अभी विराजमान हैं। हमने ओबीसी के लिए हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, लेकिन जो आज तथाकथित ओबीसी के रहनुमा बन रहे हैं, जिनको शायद जब ये ओबीसी 2009 में हमने लड़ाई लड़ी उसके बाद उनका सर्टिफिकेट बना, तब उनको नौकरी लगी, आज वो बहुत बड़े जो ना ज्ञाता बन रहे हैं। जब ये हमारी हाटी समिति का कार्यक्रम शुरू हुआ था तब तो ओबीसी को कोई लाभ ही नहीं मिलता था, और इसमें पूरे ट्रांसगिरी में ना शेड्यूल्ड कास्ट को ना ओबीसी को कोई भी घाटा नहीं है। अगर घाटा होगा तो उनकी मानसिकता के लिए होगा। आने वाली पीढ़ी हम सभी देखेंगे, आने वाली पीढ़ी उन लोगों को भी याद करेगी जिन्होंने इसमें संघर्ष किया है, और आने वाली पीढ़ी कितना इसमें जो ना फायदा होगा वो आने वाली पीढ़ी ही बता सकती है। दोस्तों, प्रेस के बंधुओं को तो आप लोगों को हर जगह जाने का मौका मिलता है, आपको हर न्यूज जो है ना कवर करने का मौका मिलता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, हमारे ओबीसी भाइयों को पिछले दिनों भी बरगलाया गया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि घाटा कहां है। हमें कोई भी घाटा होने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 27% से 7.5% पे आएंगे, वो 7.5 भी नहीं बोलते, होते ही बोलते 4% पे आएंगे। कौन सी गणित है भाई आपकी जहां 4% पे आएंगे? यहां 7.5% जनजाति के लोगों को, शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5% आरक्षण मिलता है, और यहाँ 27% कहीं नहीं है। हिमाचल में 27% कहीं भी ओबीसी को नहीं है। 16.6 का जो है ना ओबीसी का आज तक का आरक्षण है, और केंद्रीय जो हमारी क्लास 1 क्लास 2 जो पोस्टें हैं उसमें सिर्फ 12% है। तो उनको घाटा कहां होगा? लेकिन आबादी भी तो देखो, आबादी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? जो 7.5% है, उस टाइम आबादी जो ना सिर्फ यहाँ 3.5 लाख थी, और अब ये लगभग 5 लाख हो जाएगी ओबीसी की। इनको मिला के अब 5 लाख हो जाएगी शेड्यूल्ड ट्राइब की। तो भी ये भी तो देखो, ओबीसी जो ना उस टाइम 9.5 लाख थे 2011 की जनगणना में, और ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब तो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट तो लगभग 15% लोग हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है सिर्फ 3.5 लाख लोग हैं। अब हमको मिला के लगभग 5% हो जाएगा, 5 लाख हो जाएंगे, जिसकी परसेंटेज भी लगभग 5% बढ़ेगी शायद। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तब भी कहीं हमको घाटा नहीं है। आज घाटे की बात करते हैं, हमारा बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वो शेड्यूल्ड ट्राइब होगा
तो उसको सब कुछ फ्री में मिलेगा। अगर वो ओबीसी होगा, उसने अगर कोई फार्म भरना है तो उसको अगर 100 रुपए का फार्म है तो उसको 50 रुपए तो देने पड़ेंगे, और जो जनरल को उनको 100 रुपए देना पड़ेगा। तो जब वो भी इसमें आ जाएंगे तो कम से कम 50 रुपए तो पहले से बच रहे जो स्कूल में बच्चा पढ़ेगा। उसके बाद वो आगे कहीं किसी इंस्टीट्यूट में वो लेगा, एडमिशन लेगा, वहां भी उसको जो है ना मतलब फायदा होगा। तो घाटा कहां हो रहा है? सिर्फ एक जो है नौकरी के लिए बोल रहे हैं, और एरिया में जो डेवलपमेंट होनी है, एरिया में जो डेवलपमेंट होती है हर आदमी को, वो तो ये देख ही नहीं रहे हैं। तो लोगों को बरगलाने का काम हो रहा है। दूसरी बात है कि ओबीसी वालों को बोल रहे हैं कि नहीं आपको तो जी वो हो जाएगा, सो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ओबीसी वालों को कहीं कुछ नहीं होने वाला है। मैं आज फिर बोल रहा हूं, मैंने पहले भी लड़ाई लड़ी है और आगे भी आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। आप किसी के बहकाव में ना आए। ओबीसी के लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग इनको बरगला रहे हैं वो इनको ना बरगलाएं, और ओबीसी के लोग सभी जो ना बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहीं भी जो ना इनके बहकाव में नहीं आएंगे। प्रश्न किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो। गुर्जर समुदाय का बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, कारण क्या है? गुर्जर समुदाय जो है वो शुरू से ही बरगलाया गया है, और उसमें बीजेपी और कांग्रेस के दोनों पार्टियों के नेता हैं जो अपना अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। इवन कि हरियाणा में बीजेपी के गुर्जर लीडर को नाम में लाया गया और उन्होंने मंच से कहा गया कि हाटियों की फाइल रोक दी गई। तो उसमें बराबर दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों उसमें दोषारोपण हम उन पे करते हैं, जबकि हमने कभी गुर्जर किसी भी समुदाय को कोई भी बेनिफिट मिलता है तो उस पर हमारा कोई आक्षेप नहीं है। जिसको जो करना है उसको वो मिले, हमें उस पर कोई नहीं। लेकिन जो हमें हासिल हो रहा है 55 वर्ष पे, उस पर किसी का प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा हो रहा है? तो गुर्जरों का विरोध जो है वो जायज़ नहीं ठहराते हैं। इसमें जी खश कनैत का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदलाव है उसका क्या अपडेट है इस वक्त? इसमें एक सीधा नोटिफिकेशन होगा जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल में एफसी ने ये माना है कि 1934 में जो गजेटियर के अंदर भी लिखा गया है कि यहाँ पे खश कनैत रहते हैं और ये राजपूत श्रेणी में ज़रूर हैं, लेकिन ये इनकी जाति जो है वो 1955 में बेवजह बदल दी गई है। वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट है, और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि 55 में हमारी ओर से, हमारे समुदाय की ओर से जाति परिवर्तन के लिए कोई भी आवेदन नहीं किया गया, जबकि संविधान में ये प्रावधान कि कोई भी जाति, मूल जाति बदली ही नहीं जा सकती। तो ये एक हिमाचल प्रदेश सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत एक पॉलिटिकल माइलेज था कि अगर वहाँ पे रिजर्वेशन चला गया तो हम इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे। हाँ जी, कोई और प्रश्न पूछो जी। ये हाटी जनजातीय हो जाएगा तो उसके बाद एक बड़ा विषय ये भी रहता है कि जो संस्कृति और रीति रिवाज है उसके संरक्षण के लिए आगे क्या कदम उठाया जाएगा? वो जो जिस बेस पे हम लोगों को ये हासिल हुआ है ये दर्जा, वो पद्धतियाँ, वो सारी की सारी सामाजिक रीतियाँ आज भी विद्यमान है और वो आगे भी विद्यमान रहेंगी। उसका संरक्षण किया जाएगा। उसके लिए सरकार की ओर से मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ 48 करोड़ रुपया एक ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस के लिए मिल गया है, जो कि शिमला में उसका भवन अब तामीर किया है। भूषण ज्वेलर्स